हेलो एंड वेलकम टू प्रोलिफिक क्लासेस। आज हम लोग करें सीबीएसई मैथ सैम्पल पेपर स्टैंडर्ड ईयर 2024 टू 25 का कोड 041 के सॉल्यूशन। इससे पहले सेक्शन ए और सेक्शन बी हम ऑलरेडी जो है सॉल्व कर चुके हैं, जो कि आप प्लेलिस्ट के अंदर जाके चेक कर सकते हैं सैम्पल पेपर्स की। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन नंबर सी, जिसके अंदर आपके 3 मार्कर्स क्वेश्चन होते हैं, जहाँ पर आपको सब के सब चीज़ों का ध्यान रखना आता है, कंसिडरिंग आपकी जितनी भी प्रेजेंटेशन है, आपकी कितनी एक्यूरेसी है कैलकुलेशंस को करते टाइम, एंड एट द सेम टाइम आपको टाइम भी मैनेज करना होगा उन सेम क्वेश्चंस के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन कह रहा है इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी सी ए बी रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट एफ बी डी ट्राइंगल इज सिमिलर टू डी ई एफ एंड डी ई एफ ट्राइंगल इज सिमिलर टू ए बी सी। तो ऑप्शन वाला पार्ट है, हमें दिख रहा है यहाँ पर और का ऑप्शन, दैट मीन 2 ऑप्शंस आपको मिले हुए हैं, जिसके अंदर से आपको ऑब्वियसली एक अटेम्प्ट करना है। तो हम लोग अपने के लिए फिलहाल दोनों ही अटेम्प्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें सबके गिवन टू प्रूफ अकॉर्डिंगली लिखने होते हैं। तो मुझे गिवन है सबसे पहली चीज सिंपल सी कि हमारे पास डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी सी ए एंड ए बी रिस्पेक्टिवली। मुझे प्रूव क्या करना है कि ट्राइंगल एक तो एफ बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, और दूसरी चीज मुझे प्रूव करनी है डी ई एफ ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। तो विदाउट कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, जो कि हम लोग बैक टू बैक स्टार्ट करेंगे। आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पे हमें फिगर थी, तो मुझे सबसे पहला वाला पार्ट है कि मुझे एफ बी डी ट्राइंगल और डी ई एफ ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है। तो हमारे पास सबसे आसान तरीका होता है फॉर ट्राइंगल्स टू प्रूव सिमिलर कि हम लोग उसके अंदर 2 एंगल्स इक्वल ढूंढ दें। दैट मीन्स ए क्राइटेरिया से हम लोग उनको सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मुझे दिख रहा है कि अगेन अगर मुझे ये मिड पॉइंट्स गिवन है, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि मिड पॉइंट की प्रॉपर्टी जो हमने क्लास 9 के अंदर पढ़ी थी, तो एफ ई वुड बी पैरेलल टू बी सी, राइट। तो मिड पॉइंट थ्योरम से सिंपल सी बात है कि एफ ई वुड बी पैरेलल टू बी सी, एंड सिमिलरली जो आपका एफ बी होगा वो पैरेलल होगा ई डी के। तो फिगर को साफ वैसे कर देते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पर ये जो एक फिगर बन रही है एफ ई डी बी, इसको एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर रहे हैं। तो हमें पता है सिंस एफ एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी, therefore by using midpoint theorem हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास एफ ई वुड बी पैरेलल टू बी सी। सिमिलरली हम लोग कह सकते हैं कि हमारा एफ बी वुड बी पैरेलल टू ई डी। अब इसका क्या मतलब है कि अगर एफ ई पैरेलल टू बी सी है, तो एफ ई पैरेलल टू बी डी भी होगा, एंड सिमिलरली अगर एफ बी पैरेलल टू हमारे पास एफ एफ बी पैरेलल टू डी ई है, तो हमारे पास एफ ई डी बी इज अ पैरेललोग्राम। ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं। इससे मुझे क्या फायदा हुआ, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, पैरेलल होती है, एंड एट द सेम टाइम ऑपोजिट एंगल्स भी होते हैं जो इक्वल होते हैं। तो अगर मैं बोलूँ तो एंगल बी वुड बी इक्वल टू एंगल ई। रीजन क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है। सिमिलरली अगर ये पैरेलल है हमारी ऑपोजिट साइड्स, तो एंगल दिस विल बी पैरेलल टू सिमिलर टू एंगल दिस। तो एंगल बी एफ डी विल बी इक्वल टू एंगल एफ डी ई। उसका रीजन वी हैव इज alternate interior angles।
तो बाय ए क्राइटेरिया हमारे पास ट्राइंगल एफ बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा यहाँ पर प्रूव हो गया है। अगर हम देखें सेकंड पार्ट में तो वहां पर मुझे डी ई एफ को सिमिलर प्रूव करना है पूरे बड़े ट्राइंगल ए बी सी के। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अगर हम सेकंड पार्ट पे जाए तो हम डायरेक्टली उसको सिमिलर प्रूव कर कर कह सकते हैं कि सिंस या सिमिलरली हमारे पास ए ई डी एफ इज अ पैरेललोग्राम जिसकी वजह से एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल डी। अगेन ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। ऐसे ही हम लोग इन ए बी सी और डी ई एफ के अंदर कह सकते हैं कि एंगल एफ इस तरीके से एंगल सी के इक्वल होगा। एफ ई सी डी इज अ पैरेललोग्राम तो एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल सी। तो सिमिलरली बाय ए क्राइटेरिया हमारे पास ट्राइंगल डी ई एफ इज ऑल्सो सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। तो ये हमारा थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है ऑब्वियसली, क्योंकि 3 मार्क्स के क्वेश्चन है हमारे पास, तो हमारा ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि इसका और पार्ट था। वो कह रहा है इन ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू एंड क्यू आर द पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली सच दैट पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। तो यहाँ पे मुझे ऑब्वियसली पी क्यू पैरेलल टू बी सी गिवन है, तो दिस मीन्स हमारे पास यहाँ पर पैरेलल वाली हमारी थेल्स थ्योरम लग सकती है। प्रूव दैट द मीडियन ए डी ड्रॉन फ्रॉम ए ऑन बी सी बाइसेक्ट्स पी क्यू। तो ये जो हमारा AD है दैट इज गिवन लाइक अ मीडियन। मीडियन क्या होता है, जो BC को 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करे, और मुझे प्रूव करना है कि PQ को भी जो हमारी लाइन जा रही है वो उसको बाइसेक्ट करिए। कहने का मतलब मुझे PR को RQ के इक्वल प्रूव करना है। तो अगेन यहीं पर हम लोग गिवन टू प्रूफ लिख लेते हैं। तो गिवन टू प्रूफ में पहली चीज मुझे गिवन है PQ इज पैरेलल टू BC। दूसरी चीज गिवन है मुझे कि हमारा AD इज अ मीडियन, देयरफॉर AD मीडियन का मतलब क्या है कि BD की वैल्यू CD के इक्वल आएगी। क्या प्रूव करना है कि हमारी AD जो है वो BC को बाइसेक्ट कर रही है, PQ को बाइसेक्ट कर रही है। तो AD बाइसेक्ट्स PQ, दैट इज हमें इनडायरेक्टली प्रूव करना है कि PR की वैल्यू RQ के इक्वल है। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो अगर मुझे PR अपॉन में RQ मतलब PR को RQ के इक्वल प्रूफ करना है, तो किसी तरीके से मुझे रेशियो लेकर आना होगा PR अपॉन में RQ इज इक्वल टू BD अपॉन में CD, ताकि मैं कह सकूं क्योंकि BD और CD इक्वल है इसलिए हमारा PR और RQ भी सिमिलर होगा। दैट मीन्स मुझे कौन से 2 ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर कर ये इक्वेशन लेकर आनी होगी। हमारे पास ट्राइंगल्स APR और ABD को अगर एक बार हम सिमिलर प्रूफ करें तो मुझे उससे PR अपॉन में AP अपॉन PB मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो इन ट्राइंगल ABD मुझे पता है कि PR जो है वो पैरेलल है BD के। तो उससे मुझे क्या मिला कि अगर मैं लिखूं APR एंगल विल बी इक्वल टू ABD एंगल, एंड सिमिलरली दूसरी तरफ से ARP एंगल विल बी इक्वल टू ADB एंगल। उसका रीजन कि ये दोनों ही पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो इससे क्या हुआ, बाय AA क्राइटेरिया हमारे पास ट्राइंगल APR is similar to triangle ABD
ऐसे ही सिमिलरली हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ARQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADC। अब इनको सिमिलर करने से मुझे फायदा क्या हुआ कि मुझे पता है कि हमारा PR अपॉन में BD विल बी इक्वल टू AR अपॉन में AD, जिसको मैंने रख दिया अपनी फर्स्ट इक्वेशन, रीजन बीइंग CPST। सिमिलरली जो हमने दूसरा प्रूव करा है उसमें मुझे क्या मिलेगा, RQ अपॉन में DC विल बी इक्वल टू AR अपॉन में AD, अगेन रीजन बीइंग CPST। तो इसमें फायदा क्या हुआ, मेरे RHS जो है वो सेम हो गए, देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारा PR अपॉन में BD की वैल्यू RQ अपॉन में CD हो गई। अब जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट करूंगी, हमारे पास PR अपॉन में RQ विल बी इक्वल टू BD अपॉन में CD, और जो कि है कितना 1:1, क्योंकि BD की वैल्यू CD के इक्वल थी। तो देयरफॉर RP इज ऑल्सो इक्वल्स टू RQ, hence AD bisects PQ। Hence proved। तो काफी आसान क्वेश्चन था ये, चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। 27 कह रहा है सम ऑफ टू नंबर्स इज 18 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 9/40, फाइंड द नंबर्स। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हमें कहीं नहीं मेंशन्ड होता है कि हमें 2 वेरिएबल लेना है या 1 वेरिएबल लेना है, तो चॉइस आपकी ही होती है। तो इसमें अंदर हम लोग ले रहे हैं लेट 1 नंबर बी x, हम 1 वेरिएबल से चलते हैं क्योंकि मुझे दिख रहा है कि वहां पर रेसिप्रोकल्स है और रेसिप्रोकल में हमें 2 वेरिएबल सॉल्व करना नहीं आता फिलहाल। तो लेट 1 नंबर बी x, तो अदर नंबर क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर उनका सम 18 है तो वो 18 माइनस x हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी आर गिवन सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 9/40, तो इसका रेसिप्रोकल इज 1/x और 18 माइनस x का रेसिप्रोकल इज दिस, एंड वी आर गिवन कि उनके रेसिप्रोकल का सम 9/40 है। तो हमें पता है इसको सॉल्व कैसे करना है, हम लेंगे LCM और ऊपर वाले हो जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ से x से x कटा, तो ये बनेगा 18 इंटू 40 और यहाँ से बनेगा 9 मल्टीप्लाई बाय 18x माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर हम इसको सॉल्व कर ले तो यहाँ से 2 पहले कट सकता है, तो ये बनेगा 80, यहाँ से बनेगा 18x माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग अपनी नॉर्मल वाली इक्वेशन सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर ले आए। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं तो अगेन वी आर नॉट मेंशन कि हमें कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना है, तो चाहे आप एलिमिनेशन मेथड, चाहे आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करिए, चाहे आप डिस्क्रिमिनेंट मेथड यूज करिए, आपकी चॉइस होती है। तो यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहे हैं कि हमारे फैक्टर्स इज 10 एंड 8। आप चाहो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से ब्रेक कर रही हूँ। तो यहाँ पर x कॉमन आएगा, तो यहाँ पे बचा x माइनस 10, यहाँ पर 8 कॉमन आएगा, यहाँ बचा x माइनस 10, तो यहाँ पर x माइनस 8 और x माइनस 10 हमारे फैक्टर्स हो गए। तो इधर x माइनस 8 की वैल्यू 0 है या फिर x माइनस 10 की वैल्यू 0 है। तो यहाँ से x की वैल्यू 8 आ रही है और यहाँ से x की वैल्यू 10 आ रही है। तो देयरफॉर द नंबर्स आर 10 एंड 8। अगर ये ऐसे नंबर्स होते डिफरेंट डिफरेंट, तो मुझे पता है अगर मैं x की वैल्यू 8 रखूं तो 18 माइनस 8 जो होएगा वो आपके पास 10 आएगा। सिमिलरली अगर मैं x की वैल्यू 10 रखूं तो 18 माइनस 10 वुड बी 8। तो क्योंकि इंटरचेंजेबल वैल्यूज है तो हमें अलग अलग दोबारा से निकालने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आपको इसको x रखकर दूसरा केस निकालना पड़ता है या उसको x रखकर तीसरा केस निकालना पड़ता है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान वाला है। इफ दे आर सेइंग अल्फा और बीटा जो है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 एंड देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिनका सम है जीरोस का x अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर उनके जीरोस है।
तो मुझे पता है a की वैल्यू यहाँ पर 6 है, b की वैल्यू यहाँ पे -5 है और c की वैल्यू यहाँ पर 1 है। तो अगर कुछ और समझ आए ना आए, एटलीस्ट आपको सम और प्रोडक्ट निकाल कर आ जाना चाहिए। तो मेरे पास सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता था -b/a, बोले तो यहाँ पर आ जाएगा 5/6 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है c/a, बोले तो हमारे पास 1/6। तो मुझे निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक बार, क्योंकि नए वाले पॉलिनोमियल का अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर वो है और इसका फॉर्मूला मुझे पता होना चाहिए, दैट इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा वी हैव 5/6 -2 इंटू 1/6। तो ये तो बन रहे हमारे 25/36 -1/3। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 12 आएगा यहाँ पर, तो ये बनेगा 13/36। तो हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है। तो अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बीटा स्क्वायर अगर हम लोग करें तो हमारे पास अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बीटा स्क्वायर का मतलब अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, और यू कैन से 1/6 का होल स्क्वायर, या हम कह सकते हैं 1/36। तो हमें पता होना चाहिए पॉलिनोमियल का फॉर्मूला, विच इज इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो जैसे ही हम यहाँ पर फॉलो करेंगे तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 13/36, और यहाँ से अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू आ रही है 1/36। तो यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वेरिएशन करने के लिए मैं उनकी वैल्यूज स्क्वायर में लेकर जा रही हूँ, अदरवाइज जनरल फॉर्मूला यही था। तो फॉर्मूला हमारा बन रहा है 36x स्क्वायर माइनस का 13x प्लस 1। तो दिस इज माई रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो हम लोग अपने कांस्टेंट के लिए एक आगे के लगा देते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला बनता है 36x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 1। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। उसने लिखा है इफ cos थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू 1 है देन प्रूव दैट cos थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू +1 -1 है। तो इसके बेसिकली दो तरीके होते हैं, या तो आप डायरेक्टली एक फॉर्मूला लगा सकते हो जिसका फॉर्मूला है cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो बेसिकली ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, ये हमारे पास इसी जगह से आया है कि हमारे पास एक जनरल फॉर्म होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो या तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले के अंदर इसको पुट कर अकॉर्डिंगली आप निकाल सकते हो। तो हम लोग वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो थोड़ा आसान पड़े। तो हमारे पास कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू वैसे ही 1 दे रखी थी, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर। ये मुझे निकालना है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ से ये हो जाएगा 1, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो ये 1 जो होगा उधर चला जाएगा। तो काफ़ी 2 स्टेप के अंदर हमारा क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो गया। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा विल बी ±1। तो काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन है। अदरवाइज सेकेंड स्टेप क्या होता है, सेकेंड मेथड, कि हम लोग कॉस थीटा प्लस साइन थीटा जो हमें 1 दे रखा है हम वहाँ पर हो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर सकते हैं, जहाँ पर हमारे पास बचेगा 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू 1, और यहाँ से 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू 0 आ रही है। यही हम लोग पुट कर सकते हैं जब हम इसके स्क्वायर में पुट करेंगे, एंड सिमिलरली हमारा आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक वॉल क्लॉक इज 18 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब बाय द मिनट हैंड इन 35 मिनट। तो सिमिलर क्वेश्चन है हमारे एनसीईआरटी का, सिर्फ वैल्यूज चेंज है। तो मुझे गिवन है रेडियस ऑफ द क्लॉक जो कि लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ही होती है, which is given as 18 सेंटीमीटर,
मुझे 35 मिनट्स का टाइम निकालना है, एंगल निकालना है। तो एंगल स्वेप्ट इन 1 मिनट मुझे याद होना चाहिए, बाय यूनिटरी मेथड वो आता था 6 डिग्री। तो एंगल स्वेप्ट इन 35 मिनट्स would be 6 multiply by 35 which is equal to 6 5 30, 6 3 18, 19 20, 210। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पास। तो हमें पता है जब हमारे पास सेक्टर बनता है, जब भी हमारी एक मिनट हैंड मूव करती है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता था थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू इज 210, 360 22/7, रेडियस वी हैव 18 एंड 18। जितना आप काट सकते हो उतना आप काट दीजिए। तो इसको जैसे ही आप सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है 594 सेंटीमीटर स्क्वायर। काफी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेक्शन सी का, जो कह रहा है ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सेंटर्ड एट ओ सच दैट एंगल ए ओ बी 60 डिग्री। इफ ओ ए इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर देन फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। ओके, तो हमें यहाँ पर √3 की वैल्यू दे रखी है। तो बेसिकली मुझे यहाँ पर एंगल दे रखा है 60 डिग्री और मुझे यहाँ पर इस माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो हमें एंगल दे रखा है 60 और 14 सेंटीमीटर रेडियस दे रखा है। तो हम लोग ले लेते हैं। तो रेडियस ऑफ सेगमेंट वी आर गिवन विद 14 सेंटीमीटर, एंगल ऑफ सेगमेंट वी आर गिवन विद 60 डिग्री। तो हमें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है, जिसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, विच इज थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो जैसे हम वैल्यूज पुट करेंगे तो ये बनेगा 60 बाई 360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस वी आर गिवन विद 14 माइनस हाफ, फिर से 14 मल्टीप्लाई बाय 14 और यहाँ पर आ जाएगा साइन 60। तो मुझे दिख रहा है 2 14 तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। इसको कट करोगे तो नीचे बचेगा 6। तो इसको भी मैं कट कर कर कुछ इस तरीके से बना रही हूँ। तो यहाँ पर 14 का स्क्वायर 196 हमारा कॉमन आ गया है। यहाँ पर बच रहा है आपका 11/21 माइनस यहाँ से हाफ ऑफ साइन 60 इज √3/2 और हमें √3 की वैल्यू दे रखी थी, जिसको आप जैसे ही पुट करते हो तो फाइनल आंसर शुड कम 17.89 सेंटीमीटर का स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। काफी ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्लियरली हमारे पास इसका एक बेसिक मेथड होता है, स्टेप बाय स्टेप हमें आंसर लिखने होते हैं। तो हम लोग इसको पहले लेट कर कर चलते हैं। लेट √3 बी अ रैशनल नंबर of the form a by b, where a and b are co-prime integers। तो यहाँ पर हम लेते थे √3 की वैल्यू a बाय b के इक्वल हो गई, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो 3 की वैल्यू a स्क्वायर बाय b स्क्वायर हो गई, तो a स्क्वायर की वैल्यू 3b स्क्वायर के इक्वल हो गई। तो हम कहते हैं कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। Therefore, a is divisible by 3. So let a equals to 3c. So putting in a square equals to 3b square का मतलब होगा 3c का होल स्क्वायर will be equal to 3b square, or you can say 9c square will be equal to 3b square, or you can say b square will be equal to 3c square.
तो अगेन हम लोग कह सकते थे कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, तो बी भी डिविजिबल होगा। तो सिंस ए एंड बी हैव अ कॉमन फैक्टर 3, therefore our assumption is wrong and root 3 is a rational number. Hence proved. तो काफी ज्यादा आसान और डायरेक्ट क्वेश्चन थे सेक्शन नंबर सी के अंदर। काफी ट्विस्टेड फॉर्म आपको क्वेश्चंस की नहीं दिखेंगी, बस आपको ध्यान यही रखना है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है वो फ्री कर सके अपना, और उसमें क्वेश्चंस की जो मिस्टेक्स होती है, चाहे वो क्वेश्चन की नंबरिंग, क्वेश्चन को गलत रीड करना या कैलकुलेशन मिस्टेक्स, हम लोग जितनी हो सके अवॉइड करें।